दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका क्लास 12 है आईएससी, अगर आप कर रहे हैं आईएससी जो कि साइंस पढ़ रहे हैं आईएससी, तो इसमें जो है कि आप जियोलॉजी सब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं तो जियोलॉजी सब्जेक्ट, ये देखिए आपका बुक जो है कि बुक का ये इमेज है। तो इसमें से जो है कि चैप्टर 1 का एमसीक्यू मैं बता दूंगा इस चैप्टर का, और इसमें जो है कि एमसीक्यू बताने के साथ साथ एक बुक है, यही बुक को जो है कि पूरा कवर करना है। इसका चैप्टर 1 का जो है कि एमसीक्यू मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम देखिए है अध्याय 1 है भौतिक भू विज्ञान करते हैं, और नहीं तो इसी को जो है कि दूसरा अगर किताब रहता है तो उसमें परिचय करके दिया हुआ रहता है, तो उसका भी सेम और इसका भी सेम कंटेंट होता है जो कि यही पढ़ना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है ये सारा क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सारा क्वेश्चन है जो कि आपका सारा जो है कि अभ्यास का प्रश्न में है, और टोटल 13 ठे दिया हुआ है, 13 ठे क्वेश्चन है। ये सारा को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी नया नया वीडियो हो ये सब का अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच सके और आपका एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अभ्यास प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का है। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भौतिक शक्तियों द्वारा होने वाले परिवर्तन जिसमें शैलों के संगठन में बदलाव नहीं होता है यह प्रक्रम कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि भौतिक शक्ति के कारण जो है कि अगर परिवर्तन हो रहा है सेल में, और सेल में परिवर्तन हो रहा है तो उसका संगठन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग आखिर क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं विघटन होना, यानी कि विघटन कहलाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विघटन। देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की इसमें क्या है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि वायु की गति में बाधा होने के कारण परिवहित शैल कणों के निक्षेपण से निर्मित निक्षेप क्या कहलाते हैं, यानी कि कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है कि वातोड़ निक्षेप कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वातोड़ निक्षेप जो है कि इसमें कहलाएगा। यानी कि इसका जो है कि क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे बेटर आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जिससे जो है कि आपका जियोलॉजी कंप्लीट हो सकेगा। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरा प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट उसको आप चेक करते रहेंगे, उसमें जो है कि सारा वीडियो मिल जाएगा और आप अपना तैयारी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। 3 में देखिए पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन जो है कि पहले पूछा गया है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने वाली नदी कहलाती है। जब अगर गर्मी के दिन में कोई नदी अगर सूख जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आंतरायिक नदी। आंतरायिक नदी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन पहला सही होगा इसमें, आंतरायिक नदी। अगर आप इसको नोट्स के तौर पे लिख के कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें जो है कि आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसमें जो है कि पीडीएफ से आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नदी एवं समुद्र के संगम स्थल पर कौन सी रचनाएं बनती है, तो कौन सी रचनाएं बनती है, तो इसका आपका सही आंसर है ज्वारनद मुख व डेल्टा, यानी कि ज्वारनद मुख और डेल्टा की संरचना बनता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की गहराई में जिस स्थान से
भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है वह स्थान कहलाता है। तो इसमें जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 5 का सही आंसर होगा आपका जो है कि भूकंप का उद्गम केंद्र। यहीं से जो है कि भूकंप का क्या होता है, तो भूकंप निकलता है, यहीं से भूकंप की शुरुआत होती है। उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें है कि कुछ समयावधि के अंतराल में उद्गीर्ण होने वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा, ऑप्शन ब, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और यह क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है। यह क्वेश्चन को आप VVI में टिक कर लेंगे और अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पेंजिया के चारों ओर फैला विस्तृत महासागर कौन सा था। तो पेंजिया के चारों ओर जो महासागर फैला था उसका नाम था पैंथलसा। पेंजिया से रिलेटेड याद रखेंगे पैंथलसा, यानी कि ऑप्शन आपका जो है कि पहला सही है। इसमें जो है कि ऑप्शन पहला को आप याद कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि प्लेटों की मोटाई कितनी होती है। यह VVI क्वेश्चन है, यह जो है कि 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। इसमें जो है कि 2 बार पूछा गया है, तो यह VVI क्वेश्चन है, इसको जो है कि आप याद कर लेंगे। VVI क्वेश्चन है। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि प्लेटों की मोटाई कितनी होती है। तो प्लेटों की मोटाई कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे कि प्लेटों की मोटाई जो है कि 100 मीटर से लेकर के और 150 किलोमीटर तक होता है। 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक प्लेट होता है। यानी कि जो पृथ्वी है इसमें जो है कि प्लेट की मोटाई लगभग कितना है, तो 100 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप इसी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि संस्तरों के उत्संवलन के कारण निर्मित वलन का भाग कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपनति। अपनति यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, अपनति कहलाएगा। इसमें फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि VVI प्रश्न है, यह पूछा गया है और हो सकता है कि फिर पूछा जाएगा, इसको VVI में टिक कर लेंगे। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल तथा भ्रंश तल के बीच के कोण को कहते हैं। आखिर इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कोण को कहते हैं भ्रंश का उन्मन। भ्रंश का उन्मन कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन लास्ट वाला द, ऑप्शन द सही है। इसको याद रखेंगे और यह क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विषम विन्यास तल के ऊपर स्थित नवीन शैल श्रेणी तथा नीचे स्थित शैल श्रेणी जब समांतर हो तो इस तरह का विषम विन्यास कहलाता है। तो इस तरह के विषम विन्यास को हम लोग कहते हैं अपसम विन्यास, यानी कि ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा, अपसम विन्यास। अपसम विन्यास जो है कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 12 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हिमालय की वर्तमान ऊंचाई की स्थिति कब अर्जित की गई थी, यानी कि कब अर्जित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह जो है कि अर्जित की गई थी। यह VVI प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है कि फिर से पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। हो सकता है कि इस वर्ष पूछा जाए, तो आप याद रखेंगे। अब देखिए अगर ये सारा प्रश्न जो है कि ये सारा प्रश्न आपका बुक का है, बुक का चैप्टर 1 का है। आपका बुक में जो है कि चैप्टर 1 हो या किसी भी चैप्टर हो, उसमें जो है कि या तो आपका MCQ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या फिर बीच से आपका नोट्स हो, वो सारा चीज़ को मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आप मेरे चैनल से कंप्लीट करेंगे। ऐसा चैनल कोई नहीं मिलेगा जो कि जियोलॉजी को अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर
13 इसमें लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कितने फीसदी क्षेत्र में मरुस्थल विस्तृत है, मतलब कि राजस्थान के कितने फीसदी क्षेत्र में मरुस्थल जो है कि फैला हुआ है। तो इसका जो है कि 45% क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है, यानी कि वहाँ पे केवल 45% जो है कि केवल मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो आप इसका ऑप्शन जो है कि लास्ट वाला याद रखेंगे, 45% क्षेत्र में, ठीक है, मरुस्थल फैला हुआ है। इस चैप्टर 1 का जो है कि आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया MCQ का चैप्टर 1 का। अब चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे ही करके सारा चैप्टर का कंप्लीट करवा देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।